हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अपना चल रहा था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और ये अपन पढ़ेंगे आज कैंसर के बारे में। अपन पढ़ने वाले हैं, कैंसर को कंप्लीट कर देंगे इस लेक्चर के अंदर। आज इस चैप्टर के मतलब बायोलॉजी के 2 लेक्चर आने वाले हैं। एक तो अभी जो आप देख रहे हो और थोड़ी देर में एक और लेक्चर होगा जिसके अंदर अपन ड्रग्स की बात कर लेंगे और उस चैप्टर को आज ही खत्म कर देंगे क्योंकि हिंदी मीडियम खत्म हो चुका, तो आज आपका भी खत्म कर देंगे। फिर कल से नया चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले, इसलिए आज 2 लेक्चर आने वाले हैं, सबको वो देखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी, कैंसर की बात करेंगे ना। अगर इस लेक्चर में कवर अप हो पाएगा तो इस लेक्चर में, वरना 2 लेक्चर आज मैं दूंगा आपको ना। कैंसर की बात कर लेते हैं। चलो, कैंसर मोस्ट dreaded डिजीज ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड इज अ मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखो, कैंसर सब जानते हो आप, कैंसर बहुत भयंकर बीमारी है और बहुत भयानक बीमारी है और पूरे देश के अंदर ये फैल चुकी है और इसके ये डेथ का पूरे विश्व के अंदर, देश की बात नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक मुख्य कारण है कि इसकी वजह से बहुत सारी डेथ हो रही है। किसकी वजह से? कैंसर की वजह से। तो कैंसर एक बहुत बड़ा रीजन है, मेजर कॉज है, ठीक है, डेथ ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व के अंदर डेथ का एक बहुत बड़ा कारण है। अब स्टडी ऑफ कैंसर क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ कैंसर, कैंसर की पढ़ाई को क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। जो पढ़ाया जा रहा है आपको, उसमें आपको उसके बाहर कुछ नहीं आएगा, इतना बोलूंगा, ठीक है। तो जितना पढ़ाया जा रहा है उतने में ध्यान रखो। स्टडी ऑफ कैंसर, कैंसर की पढ़ाई को क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं, ठीक बात है। और कैंसर है क्या? देखो, कैंसर है क्या? कैंसर क्या है? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल, ठीक है। क्या होगी जब कैंसर हो जाएगा ना, किसी को भी जब कैंसर होगा तो उसमें क्या होती है? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है सेल की। अब देखो, जो नॉर्मल आदमी है, कोई नॉर्मल आदमी, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, कोई नॉर्मल इंसान है जी, कोई नॉर्मल इंसान है, उसके अंदर जो सेल्स है ना, उसकी जो शेप और साइज जो है ना, वो बिल्कुल मेंटेन रहेगी। ये सेल्स है, ठीक है, इनकी शेप और साइज जो है वो बिल्कुल मेंटेन रहेगी। किसके अंदर? नॉर्मल पर्सन के अंदर। किसके अंदर? नॉर्मल पर्सन के अंदर इनकी शेप और साइज मेंटेन रहेगी, ठीक है। लेकिन जिसको कैंसर हो जाएगा ना, जिसको कैंसर हो जाएगा उसके अंदर क्या दिक्कत आएगी? उसके अंदर दिक्कत ये आएगी कि सेल्स जो है ना, वो अपनी नॉर्मल शेप साइज खो देंगी और वो जो है डिवाइड करने लग जाएंगी, उल्टी सीधी डिवाइड करने लग जाएंगी, ठीक है। डिवाइड तो नॉर्मल सेल भी करते हैं, लेकिन वो अपने एक दायरे में करते हैं, अपना शेप जो मेंटेन करके रखती है। लेकिन जो कैंसर सेल्स होती हैं वो क्या है? अपनी जो डिवाइड है वो अनकंट्रोल तरीके से करती हैं, तो हर कैसे ही वो क्या डिवाइड करने लग जाती हैं, ठीक है। इससे क्या बनता है? एक गुच्छा सा बन जाता है, गांठ बन जाती है, जिसको क्या बोलते हैं अपन? ट्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूमर बोलते हैं। इसको नियोप्लाज्म कहा जाता है, ट्यूमर या फिर नियोप्लाज्म इसको कहा जाता है। तो यहां पर क्या हो रही है? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है सेल्स की, ठीक है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल क्या होता है? एक मास बना लेता है सेल्स का, एक मास बन जाएगा, एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी बहुत सारी सेल और वहां पर क्या है? गांठ बन जाएगी, ट्यूमर बन जाएगी, इसको नियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। ये अब बहुत सारी सेल्स हो गई यहां पर। देखो, पहले क्या है? सारी सेल्स बराबर की थी, सारी सेल देखो नॉर्मल पर्सन के अंदर नॉर्मल पर्सन के अंदर ये सारी सेल्स बराबर की थी, ठीक है। ये सारी सेल्स क्या थी? बराबर की थी, बराबर की थी। तो बराबर का कंपटीशन था इनके अंदर कि भाई बराबर का खाना बटेगा, जो कितना खाना आएगा अपने पास में, जितना खाना आएगा वो सारी बहनें क्या करेंगी? अपन बराबर में बांटेंगी, ठीक है, बराबर में बांटेंगे, क्योंकि सबकी क्या है? एक ही साइज है, सबका शेप बराबर है, सब मिलजुल के काम करना है सबको, तो बराबर में खाना बांट लेंगे। तो यहां खाने की कोई दिक्कत नहीं थी, नॉर्मल पर्सन के अंदर खाने की कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहां पर जब कैंसर हो गया तो यहां पर क्या है? सेल्स बहुत ज्यादा ग्रोथ कर गई, कुछ सेल्स जो बहुत ज्यादा ग्रोथ कर गई, तो वो क्या करेंगी? जो सेल्स जिन्होंने ग्रोथ करी है, ठीक है, वर्ड्स ऊपर नीचे हो गए, जो सेल्स जिन्होंने ग्रोथ करी है वो क्या करती हैं? ये जो नॉर्मल सेल है ना साइड में, ये जो नॉर्मल सेल बच गई हैं, इनका भी खाना वो चूस लेती है ना, इनको खाना नहीं मिलने देती और ये खुद ही खा लेती है सारा खाना अपनी तरफ लेके आ जाएंगी। जो नॉर्मल सेल्स हैं उन तक न्यूट्रिशन जो वो पहुंचने नहीं देंगी। तो जो नॉर्मल सेल्स हैं जिनके पास न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा, ठीक है, उनको क्या हो जाएगा? उनके भाई वो न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा तो क्या है? उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। जो नॉर्मल सेल्स हैं उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि सारा खाना जो है वो कौन लेके जा रही है? ये जो ट्यूमर सेल्स हैं, ये जो सेल्स हैं जो ग्रोथ कर गई, जो अनकंट्रोल ग्रोथ करी है जिन्होंने, वो सारी की सारी जो है न्यूट्रिशन अपनी तरफ खींच लेती हैं। ये बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे क्या होगा? कॉम्पिटिशन होगा, किसके लिए? न्यूट्रिशन के लिए कॉम्पिटिशन होगा। अब नॉर्मल सेल्स क्या शो करती हैं भाई? नॉर्मल सेल्स जो है वो क्या शो करती हैं? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन शो करती हैं। भैया ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है? पहले तो समझो कि नॉर्मल सेल्स कौन सी बात कर रहा हूं? जो नॉर्मल पर्सन है, कोई नॉर्मल पर्सन है तो उसके अंदर क्या, मैंने आपको बताया कि सबकी शेप और साइज जो है वो सेम होती है यार। वो अपनी शेप और साइज क्या है? मेंटेन करके रखते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी इरेगुलर शेप और साइज की है, वो सब अपनी शेप और साइज मेंटेन करके रखते हैं।
तो उनके अंदर क्यों करती है वो शेप और साइज मेंटेन करके क्यों रखती है? क्योंकि उनके अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ठीक है भैया, ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या है? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है? तो मैंने कहा एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इनका फिगर जो है वो मेंटेन रहता है। कैसी प्रॉपर्टी है? कैसी प्रॉपर्टी है वो बता देता हूं। देखो, एक ये सेल है, एक ये सेल है, इसके पास में इधर एक और सेल है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। एक ये सेल, इसके पास में एक और सेल है, इधर एक और सेल है। अब ये सेल जो है ना, ये सेल, ये क्या हो, मोटी होगी, मोटी होने लगी और इसके टकराएगी। मोटी होगी तो इसके टकराएगी, क्योंकि इतनी जगह है, इतनी जगह ऐसा नहीं है कि बहुत दूर दूर है, पास पास में होती हैं सारी सेल्स। तो जैसे ही थोड़ी मोटी होने लगेगी तो इसके टकराएगी, जैसे इसके टकराएगी तो ये धक्का मारेगी इधर कि मेरे क्यों टच हो रही है, मेरे क्यों टच हो रही है, अपना वजन कम कर ले, मेरे टच मत हो, मोटी मत हो ना। जैसे इधर करेगी तो इधर दूसरी सेल है, वो इसको इधर धक्का मारेगी कि पतली हो जा, क्यों मेरे टच हो रही है बार बार में, है ना। तो उसको धक्का इधर से पड़ेगा, इधर से पड़ेगा। ऐसे ऊपर भी सेल है इसके, वो ऊपर वाली की टच होगी तो ये ऊपर वाली भी धक्का मारेगी, ऐसे ही नीचे वाली की भी धक्का इसको मारेगी। तो इसको हर तरफ से धक्के लगेंगे, ठीक है, हर तरफ से इसको धक्के लगना स्टार्ट हो जाएंगे। यही क्या है? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है। क्या है? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। जैसे ही दूसरी सेल ये कॉन्टैक्ट में आएगी वो इनहिबिट करेगी इसको कि तू, वो इसको बार बार बोलेगी कि तू मोटी मत हो, पतली हो जा, वापस नॉर्मल शेप में आ जा, हम नहीं रहने देंगे वरना तेरे को। इधर वाले भी इसको पूरी दिन रात बोल रही है, ऊपर वाले भी इसको बोल रही है, नीचे वाले भी इसको बोल रही है। तो उसके पास में क्या ऑप्शन रह जाता है कि इसको पतला होना पड़ेगा, इसको अपनी साइज जो है वो मेंटेन करनी पड़ेगी। सबकी साइज जो है इन सब के अकॉर्डिंग क्या है, इसको भी अपनी साइज जो है वो मेंटेन करनी पड़ेगी। यही क्या है? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है कि भाई दूसरी सेल के कॉन्टैक्ट में जैसे ही आएगी तो वो क्या बोलेगी इसको कि भाई तू तेरी ग्रोथ जो है उसको कम कर ले, नॉर्मल शेप साइज में आ जा, नॉर्मल शेप साइज में आ जा। अगर हमारे बीच में तेरे को रहना है, अगर हमारे बीच में तेरे को रहना है तो नॉर्मल शेप और साइज अपनी मेंटेन कर ले, ठीक है। तो ये क्या है? ये क्या होता है? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता है। ये किसके अंदर पाया जाता है? नॉर्मल सेल्स के अंदर पाया जाता है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है भाई, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन तो बहुत अच्छी चीज है कि भाई सबको नॉर्मल शेप साइज के अंदर रखती है ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वाली जो प्रॉपर्टी है। तो जल्दी हो रहा है, हाँ चलो धीरे धीरे बोल लेते हैं। ये जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वाली जो प्रॉपर्टी है ना, वो नॉर्मल सेल्स के अंदर पाई जाती है और बहुत अच्छी चीज है यार। बहुत अच्छी चीज क्यों है? इसलिए बहुत अच्छी चीज है क्योंकि इससे क्या है, नॉर्मल सेल्स की नॉर्मल शेप और साइज जो वो मेंटेन रहती है। लेकिन जैसे ये कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाती है ना, ये तो नॉर्मल सेल्स क्या शो करती है? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन शो करती है। लेकिन कैंसर सेल्स के अंदर क्या है, ये प्रॉपर्टी लूज हो जाती है। कैंसर सेल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती जी। कैंसर सेल के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होगी तो क्या होगा? ये मोटी हो रही है, ये वाली सेल मोटी होगी तो ये वाली बोलेगी यार तू तो कितनी मोटी हो गई, मैं भी मोटी होंगी, ये भी मोटी होने लगेगी। इधर वाली लगेगी तुम दोनों तो कितनी मोटी होगी, मैं भी मोटी होंगी। ऊपर वाली बोली मैं भी मोटी होंगी, नीचे वाली बोली मैं भी मोटी होंगी। तो यहाँ पर क्या सारी की सारी मोटी होना स्टार्ट हो गई। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कैंसर के क्या है, कैंसर सेल बन चुकी हैं। अब इनके अंदर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी जो है वो नहीं है। अगर इनके अंदर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी होती तो सारी की सारी क्या है, शेप और साइज मेंटेन रहती। लेकिन इनके अंदर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी जो है वो खत्म हो चुकी है, इसलिए ये सारी क्या है, ग्रोथ करना स्टार्ट कर देती है, अनकंट्रोल ग्रोथ करना स्टार्ट कर देती हैं। और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करेंगी तो वहां पर क्या बन जाएगा, वहां पर क्या बन जाएगा, मास बन जाएगा। बहुत सारी सेल्स का क्या बन जाएगा, मास बन जाएगा। क्योंकि इनका ग्रोथ हो चुकी है तो एक जगह पर क्या बन जाएगा, मास बन जाएगा सेल्स का, ठीक है। इस मास को क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं। इसी मास को क्या कहा जाता है, ट्यूमर कहा जाता है, ठीक है। कैंसर सेल्स लूज प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की जो प्रॉपर्टी है वो लूज हो जाती है। कैंसर सेल्स क्या बनाती है, मास ऑफ सेल्स बना लेती हैं और इसको क्या बोलते हैं, ट्यूमर कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये बातें समझ में आई। अब ट्यूमर की बात करते हैं। ट्यूमर जो है वो दो प्रकार की होती हैं, दो टाइप की ट्यूमर होती हैं। आपको समझ में आ गया कि ट्यूमर क्या होती है भाई, मास ऑफ सेल है, बहुत सारी सेल्स एक जगह इकट्ठा हो जाएंगी, बहुत सारी सेल्स एक साथ में बहुत अलग टाइप की ग्रोथ कर लेंगी, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ कर लेंगी, तो वहां पर एक बहुत सारी सेल्स इकट्ठा होंगी, नॉर्मल बात है यार। अब वो इकट्ठा होंगी उसको क्या बोलते हैं अपन, ट्यूमर बोलते हैं। तो ये ट्यूमर जो वो दो प्रकार की हो सकती है, दो टाइप की हो सकती है। कौन कौन से ट्यूमर, एक होती है बिनाइन ट्यूमर और एक होती है मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। एक होती है बिनाइन ट्यूमर और एक होती है मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये क्या चीज है भैया, ये क्या चीज है, देखो बिनाइन ट्यूमर वो है, बिनाइन ट्यूमर वो होती है जो एक जगह पर हो गई उसी जगह पर रहेगी। मान लो किसी को यहां पर ट्यूमर हो गई, किसी को यहां पर ट्यूमर हो गई, तो वो यहीं तक सीमित रहेगी। ऐसा नहीं कि वो यहां से यहां भी हो रखी है और वही क्या है, ब्लड के थ्रू होते हुए कहां चली जाएगी, पैर में चली गई, पैर में होगी, पेट में भी होगी, ऐसा नहीं होता। बिनाइन ट्यूमर जो है वो ऐसी ट्यूमर है जो जहां पर हो गई वहीं पर वो अपनी लोकेशन पर रहती है, वो इधर उधर भटकती नहीं रहती। उसका टारगेट क्लियर होता है कि मुझे एक ही लोकेशन पर रहना है। तो बिनाइन ट्यूमर जो है वो रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन, वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन पर वहीं पर रहती है,
फैलती नहीं है, ठीक है। डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स, दूसरे पार्ट्स में स्प्रेड नहीं होती, बता चुका हूं ऑलरेडी आपको, इसलिए दूसरे पार्ट्स में स्प्रेड नहीं होती, मतलब यहाँ अगर स्प्रेड होती तो भाई पूरे शरीर को नुकसान होता है, लेकिन स्प्रेड तो होती नहीं, जहां पर हो गई वहीं पर रहेगी, तो इससे क्या है नुकसान कम होता है, बॉडी को क्या है डैमेज जो है वो कम आता है। तो बिनाइन ट्यूमर क्या है, लिटिल डैमेज कोज करती है, बिनाइन ट्यूमर जो है वो लिटिल डैमेज जो है वो कोज करती है, कम डैमेज करती है। वहीं बात करें मेलिग्नेंट ट्यूमर की, तो मेलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो फैल जाती है, मान लो किसी को ये यहां हुई तो वो ब्लड के थ्रू फैलकर कहां चली जाएगी, पेट में भी चली जाएगी, पैर में भी चली जाएगी, हाथ में चली जाएगी, ठीक है। तो वो क्या है ट्रेवल करती है किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू क्या है स्प्रेड हो जाती है, स्प्रेड थ्रू ब्लड। अब ये ब्लड के थ्रू स्प्रेड होना, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस बोलते हैं, ठीक है। ये एग्जाम के अंदर आया हुआ है तो वापस पूछा जा सकता है, क्या होता है, मेटास्टेसिस बोलते हैं। किसको बोलते हैं मेटास्टेसिस, जो ब्लड के थ्रू क्या है, एक मिनट यार कहां चला गया, अच्छा, जो ब्लड के थ्रू बॉडी पार्ट्स के अंदर स्प्रेड हो जाए उसको क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस बोलते हैं, स्प्रेड थ्रू ब्लड। ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये क्या है, स्प्रेड हो जाती है ब्लड के थ्रू, स्प्रेड हो जाती है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। बिनाइन ट्यूमर जो है वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन पर रहती है, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो एक जगह पर हुई उसके बाद में वो फैलती जाती है पूरे शरीर के अंदर। अब पूरे शरीर के अंदर फैलेगी तो भाई नुकसान भी तगड़ा करेगी, ये क्या है एक ही पार्ट में हुई तो वहीं तक डैमेज करेगी, ठीक है, तो इसलिए लिटिल डैमेज कोज करती है। ये पूरे बॉडी के अंदर फैल जाती है क्योंकि ब्लड तो पूरी बॉडी के अंदर जाता है, तो कहीं भी ये फैल सकती है, इसलिए हाईली डैमेजिंग होती है। सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड कंपीट फॉर न्यूट्रिएंट्स, सेल्स इनकी डिवाइड करती हैं, रैपिडली डिवाइड करती हैं और कंपीट करती हैं, न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपीट करती हैं, मैं आपको बता चुका हूं। तो आपको समझ में आई ये बात कि भाई बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या फर्क होता है। बिनाइन ट्यूमर वो ट्यूमर है जो अपनी ओरिजिनल लोकेशन पर रहती है, कि जहां पर वो हुई है वो ट्यूमर वो वहीं तक सीमित रहती है, वो उसके आगे नहीं फैलती है, ठीक है। और अब ये पूरी और बॉडी पार्ट्स के अंदर नहीं फैलती, अपनी ओरिजिनल लोकेशन पर रहती है, इसलिए क्या है इससे लिटिल डैमेज कोज होता है, अपनी बॉडी को नुकसान जो है वो कम होता है। वहीं बात करें अपन मैलिग्नेंट ट्यूमर की, तो मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो स्प्रेड हो जाती है, ब्लड के साथ में फैल जाती है, पूरे शरीर में फैल जाती है। अब पूरे शरीर में फैल जाएगी तो क्या होगा, वो बहुत ज्यादा डैमेज कोज करेगी। किसी को यहाँ ट्यूमर हुई वो ब्लड के साथ में पेट में पहुंचेगी, पेट में भी ट्यूमर हो गई, पैर में भी हो गई, हाथ में भी होगी, तो यहाँ पर क्या है डैमेज ज्यादा होता है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, ब्लड के थ्रू जो फैलती है इस कंडीशन क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस बोलते हैं। इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, मेटास्टेसिस। तो आपको फर्क पता चलेगा कि बिनाइन ट्यूमर कौन सी होती है, मैलिग्नेंट ट्यूमर कौन सी होती है। चलो ट्यूमर पढ़ लिया अपन ने, अब बात कर लेते हैं कैंसर की, टाइप ऑफ कैंसर की बात कर लेते हैं। कैंसर कितने प्रकार का है जी, तो कैंसर जो है वो बहुत सारे प्रकार का है, बहुत सारे टाइप है, लेकिन अपन कौन से बात करेंगे जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी बातें करेंगे। बाकी कैंसर के अलग अलग प्रकार हैं, सबकी बातें अपन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना कि हर एक कैंसर की अपन बात नहीं करेंगे, अपन उन्हीं कैंसर्स की बात करेंगे जो अपने लिए इतने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी की कहां बात करेंगे, बाकी की आप बात करना मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। चलो मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए जितनी इंपॉर्टेंट है वो अपनी बात यहां करेंगे। कार्सिनोमा पहली कौन सी है, कार्सिनोमा, ठीक है। ये कार्सिनोमा क्या है, कैंसर ऑफ टिश्यू डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म। आपको पता है अपनी बॉडी जो है वो 3 लेयर से बनी हुई है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ये 3 लेयर से बनी हुई है, ठीक है। अब कार्सिनोमा क्या होता है, वो टिश्यू जो एक्टोडर्म से बने हुए हैं, ठीक है। वो टिश्यू अपनी बॉडी के वो टिश्यू जो एक्टोडर्म से बने हुए हैं, ध्यान से सुनो बातें मेरी, अपनी बॉडी के वो टिश्यू जो एक्टोडर्म से बने हुए हैं, अगर उनके अंदर कैंसर हो गया, तो वो कौन सा कैंसर होगा, कार्सिनोमा होगा। कौन सा कैंसर होगा, कार्सिनोमा। वापस ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं कि अपनी बॉडी के वो टिश्यू जो किससे बने हुए हैं, जो बने हुए हैं एक्टोडर्म से, अपनी बॉडी के वो टिश्यू जो एक्टोडर्म से बने हुए हैं, अगर उनके अंदर कैंसर हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, कार्सिनोमा बोलेंगे। एग्जाम्पल की बात करें, भैया एग्जाम्पल बताओ हमें तो, ठीक है। तो स्टमक के अंदर कैंसर हो रहा है तो वो एक्टोडर्म, ठीक है, कार्सिनोमा कैंसर है, ठीक है। लंग्स के अंदर कैंसर होता है, कार्सिनोमा। ब्रेस्ट के अंदर कैंसर हो रहा है, कार्सिनोमा। ब्रेन के अंदर कैंसर हो रहा है, कार्सिनोमा, ठीक है। तो कार्सिनोमा आपको समझ में आ गया यार, कार्सिनोमा आपको समझ में आया कि कैंसर ऑफ टिश्यू डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म, वो टिश्यू जो एक्टोडर्म से बने हुए हैं, एक्टोडर्म से डिराइव्ड, अगर उनके अंदर कैंसर हो जाए तो कार्सिनोमा। स्टमक, लंग्स, ठीक है। ब्रेस्ट हो गया, ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेन कैंसर, ये किसके अंदर आ गए। फिर बात करें अपन दूसरा, सार्कोमा,
किसकी बात करेंगे, सार्कोमा की बात कर लेते हैं। टिश्यू डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म, ठीक है, वो टिश्यू जो मीजोडर्म से डिराइव्ड है, ठीक है, जो मीजोडर्म, एक्टोडर्म की बात कर ली, अब उनकी बात कर ले, वो टिश्यू जो मीजोडर्म से डिराइव्ड है ना, जो मीजोडर्म से बने हुए, अगर उनके अंदर कैंसर हो जाए, अगर उनके अंदर कैंसर हो जाए तो उसको बोलेंगे सार्कोमा, ठीक है, कौन सी मां, सार्कोमा। टिश्यू डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म, मीजोडर्म से बने हुए टिश्यू के अंदर अगर कैंसर हो रहा तो सार्कोमा। एग्जांपल की बात करें तो बोन कैंसर इसके अंदर आ जाएगा। फिर बात करेंगे किसकी, ल्यूकेमिया की बात कर लेते हैं। ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया क्या है जी, ल्यूकेमिया क्या है, ब्लड कैंसर, ठीक है, ब्लड कैंसर को क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया। तो ये आपको 3 याद रख लेने हैं, कार्सिनोमा, सार्कोमा और ल्यूकेमिया। कार्सिनोमा स्टमक, लंग्स और ब्रेस्ट, ये कार्सिनोमा के अंदर आ गए, सार्कोमा के अंदर बोन कैंसर आ गया और इसके अंदर आ गया ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर होता है। चलो अपन ने कैंसर की बात कर ली, अब बात करेंगे कॉज ऑफ कैंसर। कैंसर होता क्यों है यार, ठीक है, कैंसर होता क्यों है, क्या कारण है कैंसर होने की, कैंसर होने की कारण क्या क्या है वो बात कर लेते हैं। पहला क्या है, जेनेटिक कारण। देखो आप, मैंने शॉर्ट्स डाला था कल, है ना, जो हिंदी मीडियम की क्लास का था, मैंने शॉर्ट डाला था, उसके अंदर मैंने वो दिखाई थी, मैंने आपको विमल दिखाई थी, ठीक है, आपने भी देखा होगा तो मैं को दिखाई। तो एक कमेंट किया था एक ने कि मैंने आपके एक कुछ ऐसे देखे हैं जो नहीं होता, मतलब जिन्होंने कभी कुछ सिगरेट नहीं पी, बीड़ी नहीं पी, कुछ भी नहीं किया, ठीक है ना, तो भाई कुछ भाई उन्होंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी उनको कैंसर हो जाता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, इसमें कोई डाउट नहीं कि जो सिर्फ करता है, धूम्रपान वगैरह करता है या फिर तो भाई कुछ च्युइंग करता है या फिर पान मसाला खाता है, जो उनको ही होता है, ऐसा नहीं है। जो जिन्होंने कुछ भी अपनी लाइफ के अंदर कोई ऐब नहीं रखा है उसके अंदर भी हो जाता है। ऐब इन द सेंस मतलब जिन्होंने कुछ भी गलत काम नहीं किया, कोई नशा पता नहीं किया, उनको भी कैंसर हो जाता है। अब बोलेंगे भैया क्यों, ऐसा क्यों होता है, जिन्होंने कोई नशा पता नहीं किया फिर भी उनको कैंसर क्यों हो जाता है, तो उसका बता देता हूँ, आज उसका बताता हूँ। मैं हिंदी मीडियम वाली क्लास के अंदर बताया था, लेकिन वो मैंने जो बताया था उसी पर कमेंट आ गया था, इसलिए वापस बता रहा हूँ। जेनेटिक की बात करें, जेनेटिक वजह से भी हो सकता है। कैंसर का कारण क्या है कि भाई जेनेटिक वजह से। कैसे हो जेनेटिक वजह से, अपनी बॉडी की हर एक सेल के अंदर 2 जीन पाए जाते हैं। अपनी बॉडी की हर एक सेल के अंदर क्या पाए जाते हैं, 2 जीन पाए जाते हैं। भैया कौन कौन से पाए जाते हैं, एक जीन का नाम है प्रोटोओन्कोजीन। ध्यान से सुनना सारी बातें। अपनी बॉडी की जितनी भी सेल है ना, सबके अंदर 2 टाइप के जीन पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक प्रोटोओन्कोजीन और दूसरा है ट्यूमर सप्रेसर जीन, ठीक है, सॉरी चलो हम, एक होता है प्रोटोओन्कोजीन और दूसरा होता है ट्यूमर सप्रेसर जीन, ठीक है भैया, 2 टाइप के जीन। क्या मतलब इनका, मतलब क्या है, तो मैंने एक चीज बताऊं आपको कि ये कैंसर के लिए कौन सा, कलर चेंज कर देता है, कैंसर के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है, तो मैं आपको बताऊं कि ओन्कोजीन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो आप बोलोगे भैया ये तो अपनी सेल्स के अंदर ही पाया था, मैंने कहा कि अपनी सेल्स के अंदर 2 जीन पाए जाते हैं जिनका नाम अपने को ध्यान से सुनना चाहिए था। वो ओन्कोजीन नहीं था, वो प्रोटोओन्कोजीन था। जो अपनी सेल्स के अंदर पाया जाता है वो कौन सा है, प्रोटोओन्कोजीन है, ठीक है। और जिससे कैंसर होता है वो कौन सा होता है, ओन्कोजीन होता है, ठीक बात है। तो इनका काम बता दो हमें, क्या काम है इन जीन का। तो मैं बताऊं आपको कि भाई नॉर्मल कोई इंसान है ना, नॉर्मल कोई इंसान है, उसके अंदर ये प्रोटोओन्कोजीन है ना, ये तो क्या रहता है, इनएक्टिव रहता है। नाम ओन्कोजीन से पहले क्या लगा, प्रोटो लगा हुआ, मतलब क्या है, इनएक्टिव स्टेज के अंदर रहता है। नॉर्मल कोई इंसान है जिसको कैंसर वेंसर कुछ नहीं है भाई, उसकी जो सेल्स हैं उनके अंदर ये प्रोटोओन्कोजीन है, ये क्या है, इनएक्टिव है। ये क्या है, इनएक्टिव है। ये ट्यूमर सप्रेसर जीन है ना, ये ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ये एक्टिव है जी, ये क्या है, एक्टिव है। तो आप बोलोगे इसका काम क्या है, मैंने कहा कि प्रोटोओन्कोजीन है, ये तो इनएक्टिव, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ये ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ये तो एक्टिव है, इसका काम क्या है, दूसरे वाले जीन का क्या काम है, ट्यूमर सप्रेसर जीन का। तो नाम से पता लग रहा है कि क्या ट्यूमर को सप्रेस करता है। अगर कोई दूसरी सेल्स हैं, कोई सेल्स हैं, अगर वो मोटी होना भी चाहे, ट्यूमर बनाने की कोशिश भी करें, तो ये ट्यूमर सप्रेसर जीन किस में हेल्प करता है कि भाई रुक जाओ, बहुत मोटी हो रही हो, कम कर लो इसको, है ना, कम कर लो, अपनी मोटापे को कम कर लो। तो ये क्या करता है, ट्यूमर नहीं बनने देता, ट्यूमर को सप्रेस करने का काम करता है, ठीक है, ट्यूमर को रोकने का काम करता है, बनने से रोकने का काम करता है। 2 मैंने आपको बताया कि अपनी बॉडी की हर एक सेल के अंदर 2 टाइप के जीन है, एक प्रोटोओन्कोजीन और दूसरा है ट्यूमर सप्रेसर जीन, ठीक है भैया, ये बात तो आपकी समझ में आ गई। तो मैंने कहा कि प्रोटोओन्कोजीन जो है वो इनएक्टिव स्टेज के अंदर रहता है, ठीक है, और कैंसर किससे होता है, वो होता है ओन्कोजीन से होता है। ये बात भी आपको समझ में आ गई। अपने पास तो प्रोटोओन्कोजीन है, ओन्कोजीन था ही नहीं, ठीक है, तो ये इनएक्टिव है जी, ठीक है। दूसरा जीन कौन सा है, ट्यूमर सप्रेसर जीन।
ट्यूमर सप्रेसर जीन है। ये ट्यूमर सप्रेसर जीन से क्या रहता है, एक्टिव स्टेज के अंदर रहता है। ये किसका क्या काम करता है, ट्यूमर को सप्रेस करने का काम करता है। कोई कहीं ट्यूमर बन भी रही हो, कोई ट्यूमर बनाने की कोशिश भी करे, कोई सेल ट्यूमर बनाने की कोशिश भी करे, तो उसको क्या है, रोकने का काम करता है कि ना जी ना, ट्यूमर नहीं बनने दूंगा, मैं ट्यूमर नहीं बनने दूंगा। अब क्या होता है, अगर ये दोनों जीन के अंदर क्या हो जाए, उल्टा पुल्टा काम हो जाए। उल्टा पुल्टा काम क्या भैया, ये प्रोटोओन्कोजीन जो है अगर ये एक्टिव हो जाए, इनएक्टिव था अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है, ये नॉर्मल पर्सन के अंदर इनएक्टिव होता है, लेकिन किसी कारण से ये क्या हो जाए, इनएक्टिव से एक्टिव हो जाए, क्या हो जाए, एक्टिव हो जाए, तो ये प्रोटो जो है ना, ये हट जाएगा, इसका प्रोटो जो है वो हट जाएगा और क्या बच जाएगा, ओन्कोजीन। ये क्या बन जाएगा, एक्टिव ओन्कोजीन बच जाएगा। किसी कारण से ये जो सेल के अंदर ये जीन है प्रोटोओन्कोजीन, ये एक्टिवेट हो जाए और ये किसमें कन्वर्ट हो जाए, एक्टिव ओन्कोजीन में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। तो मैंने आपको बताया था कि भाई कैंसर किसकी वजह से होता है, ओन्कोजीन की वजह से होता है, और ये अपना प्रोटोओन्कोजीन जो अपनी बॉडी के अंदर ही था वो किसमें हो गया कन्वर्ट, ओन्कोजीन में कन्वर्ट हो गया, और ये क्या कर देगा, कैंसर कर देगा। क्या कर देगा, कैंसर कर देगा, ठीक है। और ये जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है ये एक्टिव से क्या हो जाए, इनएक्टिव हो जाए, ठीक है। मतलब फिर क्या है, कोई ट्यूमर का ध्यान रखने वाला नहीं है कि ट्यूमर बन रही है तो बनो, कोई ध्यान रखने वाला नहीं, क्योंकि ये जो जीन है ये तो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। इनएक्टिव हो जाएगा तो ट्यूमर बनने लग जाएंगी और कैंसर हो जाएगा। तो ये रीजंस हैं जो जिन्होंने कभी कोई नशा पता नहीं किया उसके बाद में भी उनको क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। अब आप बोलोगे भैया ये ऐसे ही इनएक्टिव से एक्टिव क्यों हो जाते हैं, तो मैंने कहा इसका रीजन अलग हो सकते हैं। इसके अंदर जेनेटिक रीजन हो सकता है, ठीक है, इसके अंदर म्यूटेशन का रीजन हो सकता है, या फिर कोई कोड जो है वो डिलीट हुआ हो, ठीक है, इसके अंदर अलग अलग रीजन हो सकते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है, इनएक्टिव से ये एक्टिव हो जाता है, प्रोटोओन्कोजीन जो ओन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी वजह से जिस इंसान ने कभी कुछ नहीं किया, जिसने कभी सुपारी भी नहीं खाई, उसको भी क्या हो जाता है, ये हो जाता है ओन्कोजीन की वजह से क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। ये पहला तरीका अपन ने देख लिया कि भाई कैंसर कैसे होता है। दूसरा कारण देखते हैं वायरस, ठीक है। दूसरा कारण क्या है, वायरस देखते हैं। पहला तो मैंने आपको बता दिया कि भाई जेनेटिक रीजन है, अपने पहले से अंदर अपने जीन है, अगर वो एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या कैंसर कर देगा। दूसरा क्या है, वायरस। वायरस क्या है, वायरल ओन्कोजीन। ऐसे कुछ वायरस है जिनके अंदर ओन्कोजीन पाया जाता है, और मैंने आपको बता दिया कि जो कैंसर वो किसकी वजह से होता है, ओन्कोजीन की वजह से ही होता है। मैंने भी आपको बताया कि जो कैंसर है वो ओन्कोजीन की वजह से ही होता है, और ओन्कोजीन की वजह से होता है। तो कुछ वायरस ऐसे हैं जिनके पास ओन्कोजीन ही पाया जाता है। अब वो वायरस अगर अपने बॉडी पर अटैक करेंगे, तो वो क्या, ओन्कोजीन भी लेके आएंगे। ओन्कोजीन आ गया अपनी बॉडी के अंदर तो वो क्या करेगा, कैंसर कोज करेगा। तो कुछ ऐसे वायरस है जिनके पास में ओन्कोजीन होता है, जिसको वायरल ओन्कोजीन, वी-ओंक बोलते हैं। कौन कौन से वायरस है भैया, अपने लिए जो इंपॉर्टेंट है वो कौन से है, एक है HTLV। कौन सा वायरस, HTLV वायरस। फुल फॉर्म बता दो, ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस। कौन सा, ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस। ये वायरस जब अटैक करता है तो उसके साथ में क्या आता है, कैंसर साथ में लेके आता है, ओन्कोजीन साथ में लेके आता है। दूसरा HPV। कौन सा है, HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है ये भी क्या करता है, कैंसर कोज करता है ना, इसके अंदर भी ओन्कोजीन पाया जाता है, कैंसर कोज करता है। कौन सा कैंसर करता है, ये सर्वाइकल कैंसर, सर्विक्स के अंदर कैंसर कर देगा। फिर क्या है, HBV, हेपेटाइटिस बी का वायरस, ठीक है, हेपेटाइटिस बी वायरस, HBV, ये क्या करता है, लीवर के अंदर कैंसर कर देगा, ठीक है, लीवर के अंदर क्या कर देता है, कैंसर कर देता है। इसके अंदर भी क्या पाया जाता है, ओन्कोजीन पाया जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, अपने दो पढ़ लिया, जेनेटिक पढ़ लिया अपन ने, पहला का कोज जो है कैंसर का वो जेनेटिक पढ़ लिया, एक तो जेनेटिक वजह से हो सकता है, दूसरा अपन ने पढ़ा वायरस की वजह से हो सकता है, और तीसरे की बात करें तो कार्सिनोजन, ठीक है, तीसरा कौन सा, कार्सिनोजन। इसके अंदर आपके क्या आते हैं, आपके अलग अलग जो है प्रोडक्ट आते हैं, ठीक है। कार्सिनोजन के अंदर 3 टाइप के हैं, एक फिजिकल एजेंट हो सकते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट हो सकते हैं, और केमिकल एजेंट हो सकते हैं। तो तीनों एजेंट्स की बात करेंगे, कौन कौन से एजेंट्स हैं जिनकी वजह से कैंसर हो सकता है, ठीक है। पहले बात करें फिजिकल एजेंट्स की, बात कर लेते हैं, फिजिकल एजेंट्स की बात कर लेते हैं। उसके अंदर क्या है, बीटल। बीटल क्या होता है, पान सबने देखा है, ठीक है, पान। तो पान खा रहे हो उसकी वजह से भी क्या होता है, कैंसर होता है। टोबैको चबा रहे हो, टोबैको च्यूइंग कर रहे हो तो उससे भी क्या कैंसर होगा। कौन सा, ओरल कैंसर हो जाएगा जी। पान खा रहे हो, ये तो तंबाकू चबा रहे हो, टोबैको चबा रहे हो, तो इनसे क्या हो जाएगा, ओरल कैंसर हो जाएगा। तो क्या फिजिकल एजेंट्स हैं। फिर बात करें हैवी स्मोकिंग। अगर आप हैवी स्मोकिंग कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, लंग कैंसर हो जाएगा, लंग्स के अंदर कैंसर हो जाएगा। तो अपन तीसरा तरीका पढ़ना है कैंसर होने का। मैंने वो एक तरीका बताया था, मैंने वो क्लिप डाल रखी थी सिर्फ, तो नहीं ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हीं खाने से होता है, और भी रीजंस है, ठीक है, उनकी वजह से भी कैंसर हो सकता है ना। कोई मतलब जिन्होंने किसी ने कोई ना तो कोई तंबाकू खाया उसके बाद में भी
हो जाता है, तो मैंने आपको तरीका बता दी कि कैसे होता है भाई, ठीक है। अब कुछ केमिकल एजेंट्स भी पढ़ेंगे पर उसकी वजह से भी कैंसर होता है। तो फिजिकल एजेंट में कौन सा आ गया, बीटल, पान, ठीक है, तो तंबाकू आ गया आपका, टोबैको, ठीक है। ऑरल कैंसर होता है इनकी वजह से, हैवी स्मोकिंग कर रहे हो तो लंग कैंसर हो जाएगा। फिर बात करें केमिकल एजेंट्स की, बात कर लेते हैं केमिकल एजेंट्स कौन कौन से हैं। तो केमिकल एजेंट्स देखो, कोल तार, ठीक है, कोल तार की वजह से कैंसर होता है, मस्टर्ड गैस की वजह से कैंसर हो जाता है, ठीक है, कैडमियम ऑक्साइड की वजह से कैंसर हो जाता है, और अल्कोहल भी इस केमिकल एजेंट के अंदर आ जाएगा, अल्कोहल की वजह से भी कैंसर होता है, ठीक है। चलो अब बात करें रेडिएशन की, रेडिएशन की वजह से भी कैंसर होता है। रेडिएशन दो टाइप की रेडिएशन होती है, एक आयोनाइजिंग रेडिएशन और एक होती है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। रेडिएशन जो है वो दो टाइप की होती है, एक आयोनाइजिंग रेडिएशन और एक नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, दो टाइप की रेडिएशन होती है, ठीक बात है। आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है वो कौन सी है, एक्सरेज और गामा रेज। आयोनाइजिंग रेडिएशन कौन सी है, एक्सरेज है और गामा रेज है। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन कौन सी, यूवी रेज। आयोनाइजिंग एक्सरेज और गामा रेज होगी आपकी, और नॉन आयोनाइजिंग कौन सी होगी, यूवी रेज होगी। तो इनकी वजह से भी क्या होता है, कैंसर होता है। एक्सरेज की वजह से कैंसर होता है, गामा रेज की वजह से होता है, और यूवी रेज का तो आपको पता ही है कि जो ओजोन लेयर है वो क्या है, इसको रोकने का काम करती है यूवी रेज को। अगर यूवी रेज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आएगी तो अपने क्या होने लग जाएगा, स्किन कैंसर, ये सारे होने लग जाएंगे। तो यूवी रेज की वजह से भी क्या है, कैंसर होता है। चलो बायोलॉजिकल एजेंट्स की बात करें तो वायरस, मैंने आपको बता ही दिया, ये देखो अभी मैंने आपको बताया कि वायरस की वजह से क्या है, क्या होता है, कैंसर होता है। तो ये वायरस क्या है, बायोलॉजिकल एजेंट ही तो है, बायोलॉजिकल एजेंट ही तो है, तो वायरस के अंदर आ जाएगा। तो कार्सिनोजन के अंदर कौन कौन आ गया, फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट, रेडिएशन हो गया, आपका बायोलॉजिकल एजेंट हो गए, ठीक है। अब बात करें कैंसर होता किस किस प्रकार का है, कैंसर कैसे होता है, वो अपन बात कर चुके हैं। कार्सिनोजन, वायरस और जेनेटिक अपन ने बात कर ली अलग तरीके। अब कैंसर हो गया जी, आप डॉक्टर हो, आपके पास में पेशेंट आया, ठीक है, तो आप डिटेक्ट कैसे करोगे भाई इसके कैंसर है या नहीं है, कैंसर क्या है या नहीं है, वो चीज डिटेक्ट कैसे करोगे, तो उसके थोड़े से तरीके देख लेते हैं। तो डिटेक्शन कैसे करते हैं कैंसर का, तो पहला मेथड है बायोप्सी। क्या है, बायोप्सी करवा दो जी, बायोप्सी करवा दो। क्या होता है बायोप्सी के अंदर, क्या होता है बायोप्सी के अंदर, देखो आपको डायग्राम बनाते हैं, एक मस्त सा डायग्राम बनाते हैं, मस्त सा तो क्या ही मेरे से मस्त बनाना नहीं आता मेरे को डायग्राम, लेकिन देखो बनाते हैं, जो भी बनता है देखते हैं। भाई ये तो अलग ही कुछ स्पीसीज बन गई, इंसान तो लग नहीं रहा अभी तक तो। कुछ अलग ही बन रहा है भाई, अलग ही बन रहा है कुछ। देख रहे हो कितना बढ़िया डायग्राम बनाया मैंने ना। चलो अब क्या अपन को, इसको मान लो इसको कोई दिक्कत है, इसको कोई दिक्कत है तो क्या करेंगे अपन, बायोप्सी करवाएंगे। बायोप्सी के अंदर क्या करते हैं अपन, कोई भी जो जहां भी अपन को लगता है कि यहाँ पर कैंसर हो सकता है, तो उसका उस जगह का जहां पे ट्यूमर हो रखी है, उस ट्यूमर से अपन क्या निकालते हैं, टिश्यू निकालते हैं। उस ट्यूमर से क्या निकालते हैं अपन, टिश्यू निकालते हैं बाहर, और फिर उस टिश्यू को अपन स्टडी करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बायोप्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायोप्सी। अब देखो, अब मान लो इसके अगर हाथ में कोई ट्यूमर है, हाथ में कोई कैंसर हो रखा है, हाथ में कोई ट्यूमर है भाई, अब भाई यहाँ पर कोई ट्यूमर है, ठीक है, यहाँ पर कोई ट्यूमर है, तो अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पर गए अपन और उसको क्या कर लिया, यहाँ से टिश्यू लिया अपन ने, और उस टिश्यू को बाहर निकाल के कर लेंगे, स्टडी कर लेंगे। टिश्यू को बाहर निकाल कर अपने स्टडी कर लेंगे, बिल्कुल अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो गया बायोप्सी करने का तरीका। एक तो हो गया बायोप्सी क्या होती है, बायोप्सी क्या होती है, टिश्यू को लेंगे अपन और फिर उसको स्टडी करके बताएंगे भाई इसके कैंसर है या नहीं है। जो सेल्स है उनकी ग्रोथ को देखेंगे, उसके बाद बताएंगे कि इसके वो है या नहीं है, कैंसर है या नहीं है। ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड मतलब अपने को दिखा भाई यहाँ से अपन को टिश्यू लेना है, यहाँ पर क्या है इसके कैंसर हो सकता है, यहाँ से अपन टिश्यू ले लेंगे और अपन निकाल लिया। लेकिन अगर अंदर के ऑर्गन्स हैं, जैसे मान लो इसके पेट में क्या है, ट्यूमर है, इसके पेट में क्या है, एक मिनट, इसके पेट में मान लो ट्यूमर है, ठीक है। अब पेट में डायरेक्ट हाथ तो डालेंगे नहीं, डायरेक्ट हाथ कैसे डालोगे ना, डायरेक्ट हाथ तो डाल नहीं सकते। तो क्या करेंगे, एंडोस्कोपिक की मदद लेंगे। क्या किसकी मदद लेंगे, एंडोस्कोपी की मदद लेंगे। यहां से अपन एक ट्यूब आती है, ट्यूब होती है ना, ऐसे समझो ट्यूब ही है, ट्यूब है, उसका कैमरा वैमरा लगा हुआ है ना, तो वो उसको डालते हैं। कहाँ से डाल देंगे, जहां पर भी अपनी ओपनिंग है ना, जहां पर भी अपनी ओपनिंग है बॉडी के अंदर, वहां से डाल देंगे, ठीक है। वेजाइना से डाल सकते हैं, मुंह से डाल सकते हैं, नाक से डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको डाला और ये अंदर आ गई, और फिर इसका क्या है, यहाँ से सैंपल लिया जाता है, फिर उसको स्टडी किया जाता है, ठीक है। तो पहला मेथड क्या हो गया, डिटेक्शन का, बायोप्सी मेथड हो गया। दूसरा क्या है, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। क्या है, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी।
ठीक है भैया, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी के अंदर क्या होगा, जो आपने टिश्यू निकाला है उसकी स्टडी कर रहे हो, उसको क्या बोलेंगे, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। तो ये दूसरा मेथड हो गया। तीसरा क्या है, सीटी स्कैन करवा लो एक्सरेज की मदद से, ठीक है, एक्सरेज की मदद से क्या करवा लो, सीटी स्कैन करवा लो, पूरी बॉडी की 3D इमेज बनकर आ जाएगी, उसमें पता लग जाएगा भाई इसके कैंसर है या नहीं है, ठीक है। तो क्या सीटी स्कैन करा सकते हो। अब आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि भैया अभी आपने बताया था कि रेडिएशन की वजह से कैंसर होता है, यहां पर आपने बताया कि एक्सरेज की वजह से क्या होता है, कैंसर होता है। अब आप बोल रहे हो कि सीटी स्कैन में भी क्या है, एक्सरेज यूज करते हैं तो उसकी वजह से कैंसर नहीं होता। तो बिल्कुल होता है जी, बिल्कुल होता है। अगर आप बार बार सीटी स्कैन वगैरह या एक्सरेज वगैरह करवा रहे हो तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये डिटेक्शन का भी तरीका है, ठीक है। फिर बात करें एमआरआई की, एमआरआई से भी आप करवा सकते हो। एमआरआई के अंदर क्या यूज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं, ठीक है, और पूरी बॉडी की इमेज बनाई जाती है। और क्या तरीका है कैंसर डिटेक्ट करने का, एंटीबॉडीज अपन देख लेंगे, अपन शरीर के अंदर देख लेंगे कि भाई एंटीबॉडीज बन रही है क्या कैंसर सेल्स के खिलाफ, ठीक है। अगर बॉडी के अंदर अपन को मिल गई भाई कि इसके बॉडी के अंदर कैंसर सेल के खिलाफ क्या बन रही है, एंटीबॉडी बन रही है, मतलब इसके अंदर क्या है, कैंसर सेल्स है, तभी तो एंटीबॉडी बनी है, वरना एंटीबॉडी तो बननी नहीं, ऐसे थोड़ी ना एंटीबॉडी बन जाएंगी, एंटीबॉडी बिना बात की तो बनेंगी नहीं। मतलब कैंसर सेल कहीं ना कहीं है तभी एंटीबॉडी बनी है, तो ये कंफर्म हो जाएगा अपने पास में। ये अपन देख सकते हैं कि इसके अंदर एंटीबॉडी अगर बन रही है कैंसर के खिलाफ, मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर कैंसर सेल्स हैं, ठीक है। तो इसको जो एंटीबॉडीज बनती है कैंसर के खिलाफ, जो एंटीबॉडी बनती है उनको क्या बोलते हैं, हर्सेप्टिन्स बोलते हैं। जो कैंसर के खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, हर्सेप्टिन कहा जाता है। अब बात करेंगे ट्रीटमेंट की। डिटेक्ट आपने कर लिया जी, डॉक्टर साहब डिटेक्ट कर लिया आपने, अब ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं, आ जाओ। ट्रीटमेंट क्या है, सर्जरी कर दो, ठीक है। अगर आपको हाथ में कहीं दिख रही है, पास में दिख रही है आपको, कहीं अंगुली में दिख रही है, हाथ में दिख रही है, ट्यूमर दिख रही है, तो क्या कर दो, सर्जरी कर दो, काट दो, ठीक है। सर्जरी करके आप ठीक कर सकते हो, पहला तरीका ये हो गया। दूसरा क्या है, रेडिएशन थेरेपी, क्या करो, रेडिएशन थेरेपी दो। रेडिएशन थेरेपी क्या है, देखो इस मान लो इस इंसान की कहाँ ट्यूमर है, यहां जी गले में ट्यूमर हो रखी है, इसको गले में ट्यूमर हो रखी है। तो अपन रेडिएशन थेरेपी के अंदर क्या करते हैं, यहां से अपन क्या करेंगे, ये लो जी रेडिएशन डालेंगे, यहां से क्या करेंगे, इस पर इंसान पर क्या करेंगे, रेडिएशन डालेंगे। और रेडिएशन कहां डालेंगे, जहां ट्यूमर है ना, जहां पर ट्यूमर है उन्हीं सेल्स पर अपन क्या डालेंगे, रेडिएशन डालेंगे। नॉर्मल सेल्स पर रेडिएशन नहीं डालनी है, वरना नॉर्मल सेल्स मर जाएंगे यार। नॉर्मल सेल्स को प्रोटेक्ट करते हुए, ये लाइन एनसीईआरटी की है, बहुत ध्यान से सुनना, एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। तो नॉर्मल सेल्स है उनको प्रोटेक्ट करते हुए फिर अपन जो है ट्यूमर सेल्स को किल करते हैं, किसकी मदद से, रेडिएशन की मदद से, ठीक है। तो इसी चीज की पढ़ाई करता है ना डॉक्टर, इसी चीज की पढ़ाई करता है कि भाई अपन को हाथ में दे दे वो मशीन, ठीक है, आप और मेरे को हाथ में दे दे अभी, ठीक है। तो अपन क्या है, नॉर्मल सेल्स और अपने तो सारी एक जैसी हैं, सबको अपन मार देंगे, तो वो डॉक्टर है, उसने पढ़ाई इसी चीज की करी है। तो वो क्या करता है भाई, रेडिएशन डालता है इस ट्यूमर पर, ठीक है, इस ट्यूमर पर रेडिएशन डालेगा, आसपास की जो नॉर्मल सेल्स है उनको प्रोटेक्ट करेगा, और ये जो है कैंसर सेल है इनको ही वो क्या करेगा, किल करेगी रेडिएशन। तो दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा, रेडिएशन थेरेपी। दूसरा ट्रीटमेंट क्या हो गया, रेडिएशन थेरेपी हो गया। तीसरा क्या है, कीमोथेरेपी। तीसरा क्या है, कीमोथेरेपी है, ठीक है। कीमोथेरेपी के अंदर क्या यूज करेंगे अपन, ड्रग्स यूज करेंगे, दवाइयां यूज करेंगे। अब दवाइयां जो है नॉर्मली यूज की जाती है वो कौन सी है, विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन, ठीक है, विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन। देखो दवाइयां बहुत सारी यूज करी जाती होंगी, लेकिन अपने को जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपन उनकी बात करेंगे, है ना। कीमोथेरेपी के अंदर कौन से ड्रग यूज किए जाते हैं, विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन। ये जो विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन जो दवाइयां हैं ये किस काम आती हैं, ये माइटोसिस को रोक देती हैं। माइटोसिस क्या है, सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन है। अब इस सेल डिवीजन को रोक देंगी तो क्या होगी, सेल डिवीजन नहीं होगी, मतलब ट्यूमर जो है और नहीं बनेंगी, ट्यूमर बनना बंद हो जाएंगी, क्योंकि माइटोसिस होगी भाई, इनकी जो ग्रोथ है, जो इनकी डिवीजन है वो रुक जाएगा, तो अब और ट्यूमर नहीं बनेंगी। तो ये दवाइयां देते हैं कौन सी, विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन जो है वो दवाइयां दी जाती है माइटोसिस को रोकने के लिए। तो मैंने ट्रीटमेंट के आपको तरीके कौन कौन से बताए, सर्जरी कर सकते हो आप, रेडिएशन थेरेपी कर सकते हो, कीमोथेरेपी कर सकते हो। कुछ कैंसर ऐसे हैं जिनमें सिर्फ सर्जरी से काम चल जाएगा, ठीक बात है। कुछ कैंसर ऐसे हैं जिनमें सिर्फ रेडिएशन थेरेपी से काम चल जाएगा, कुछ कैंसर ऐसे हैं जिनमें सिर्फ कीमोथेरेपी से काम चल जाएगा। लेकिन कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिनमें सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी दोनों का सहारा लेना पड़ेगा। कुछ कैंसर ऐसे हैं जिनमें सर्जरी और कीमोथेरेपी दोनों का सहारा लेना पड़ेगा, और कुछ कैंसर ऐसे हैं जिनमें अपन को सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी तीनों का सहारा लेना पड़ेगा। तो वो कैंसर टू कैंसर डिपेंड करता है भाई कौन सा ट्रीटमेंट किसके लिए लगेगा। अब इनके साइड इफेक्ट है, ये जो ट्रीटमेंट है इनके साइड इफेक्ट है। क्या साइड इफेक्ट है, हेयर लॉस तो आपने देखा होगा, जिनको कैंसर होता है फिल्मों में देखा होगा, उनके बाल जो है वो गायब हो जाते हैं। और देखो युवराज सिंह को सब जानते हो आप, युवराज सिंह को सब जानते हो, नहीं जानते हो तो आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो
युवराज सिंह क्रिकेटर है बहुत बड़े, ठीक है, 6 छक्के उन्होंने लगाए ना, एक ओवर में 6 छक्के उन्होंने लगाए, ठीक है। तो उनको क्या हो गया था, ब्लड कैंसर, ठीक है, कैंसर हो गया था, ओवरकम कर लिया उन्होंने, ठीक हो गया आगे, ठीक है। तो उनको भी बाल झड़ गए थे, उनको भी बाल झड़ गए थे, सबके झड़ते हैं ये बाल, किसकी वजह से, ये जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं ना, जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं इनका साइड इफेक्ट है, इनकी वजह से ये बाल जो है वो झड़ जाते हैं सारे, ठीक है, लेकिन वो वापस आ जाते हैं, वापस आ जाते, परमानेंट बाल नहीं झड़ते, जैसे ट्रीटमेंट बंद करोगे, ये दवाइयां बंद करोगे, बाल वापस आ जाएंगे, बाल वापस आ जाएंगे। तो हेयर लॉस इसका पहला साइड इफेक्ट हो गया। दूसरा क्या है, एनीमिया हो जाता है। ऐसे इंसान जो क्या है ये दवाइयां ले रहा है, उसके अंदर क्या है, एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लड की कमी आ जाती है, हेयर लॉस, एनीमिया, ठीक है। एक तरीका और है क्या, इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं। पहला तरीका सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी। ये इम्यूनोथेरेपी क्या है, इसके अंदर मैंने कहा कि अल्फा इंटरफेरोन डालेंगे। मैंने कहा कि जब इम्यूनिटी बढ़ा रहा था ना, मैं आपको इम्यूनिटी बढ़ा रहा था, तब मैंने आपको इंटरफेरोन नाम की एक चीज बताई थी, और मैंने कहा भी था कि मैं कैंसर के अंदर पूछूंगा आपको, अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, अभी वापस बता देंगे, ठीक है, बताना पड़ेगा। तो इम्यूनोथेरेपी क्या है, इम्यूनोथेरेपी क्या है, अल्फा इंटरफेरोन को अपन क्या करेंगे, बॉडी के अंदर भेजेंगे। पहले तो इंटरफेरोन समझो क्या होता है, अगर आपको याद है तो बढ़िया बात है, नहीं याद है तो देखो, ये क्या है, सेल है जी, ये क्या है, सेल है, ऐसी बहुत सारी सेल्स हैं, बहुत सारी सेल्स हैं। वायरस आया और उस पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया, इस पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया। तो ये जो सेल है ना, ये सेल जो है वो क्या निकालेगी, इंटरफेरोन निकालेगी, क्या निकालेगी, इंटरफेरोन निकालती है। और ये इंटरफेरोन जो है ना, वो क्या काम करता है, सबको चिल्ला चिल्ला कर क्या देता है, मैसेज देता है, सबको चिल्ला चिल्ला कर, जो आसपास की जो सेल है सबको चिल्ला चिल्ला कर क्या दे देगा, मैसेज दे देगा कि भाई मेरे पे अटैक हो चुका है, मेरे पे अटैक हो चुका है, इस वायरस ने मेरे पे अटैक किया है, ठीक है, मैं नहीं बचूंगी, लेकिन आप सारी बचना इससे, आप पहले इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लो। ये सेल क्या है, मरते मरते भी क्या है, सबको मैसेज देके चली गई, ठीक है। तो ये सेल जैसे ही फिर उस पर वो वायरस अटैक करेगा तो ये इंटरफेरोन निकालती है, और इंटरफेरोन से क्या है, सबको मैसेज दे देती है आसपास वाली सेल को। तो ये जो सारी सेल्स है क्या है, अलर्ट हो जाती हैं, सारी सेल्स क्या हो जाएंगी, अलर्ट हो जाएंगी, इसके खिलाफ पहले एंटीबॉडी बना लेंगी। जैसे ये वायरस इनके अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो इनके खिलाफ पहले से इनके अंदर एंटीबॉडी होगी, और वो क्या है, उनको किल कर देगी। समझ में आई बात। तो आप बोलोगे भैया ये अपन को बाहर से डालना पड़ेगा क्या, तो मैंने कहा कि अंदर होता है, ये पहले से अंदर होता है, इंटरफेरोन जो है वो होता है, लेकिन इतना भी नहीं निकल रहा होता कि भाई जिस हिसाब से कैंसर फैल रहा होता उस हिसाब से नहीं निकलता होता, ठीक है। इसलिए अपन क्या करते हैं, इसको बाहर से डाल देते हैं, इसको बाहर से डालेंगे, इसको बाहर से डालेंगे तो जो पहले से तो है ही अपनी बॉडी के अंदर, पहले से तो है ही, बाहर से अपन और डाल देंगे, बाहर से इसको अपन और डाल देंगे तो क्या है, और भी इसके अंदर क्या है, एंटीबॉडीज ज्यादा बनेंगी, ज्यादा सेल्स जो है उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बॉडी की ज्यादा से ज्यादा सेल्स को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर इनको बाहर से डाल देंगे अपन, इंटरफेरोन बाहर से डालेंगे तो और भी सेल्स के पास में क्या जाएगा, मैसेज जाएगा, और क्या है वो एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देंगी, और इन वायरस के खिलाफ क्या है, एंटीबॉडीज बनाएंगे, तो इन पर इनका अटैक जो इन पर कामयाब नहीं हो पाएगा। तो ये इंटरफेरोन क्या है, इससे भी अपन बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने कैंसर पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद अपन ड्रग्स पढ़ेंगे, यार ड्रग्स है ना इसमें कंप्लीट होगा नहीं, एक लेक्चर और ले लूंगा, आज ही लूंगा, ठीक है, एक लेक्चर और ले लूंगा, आज इसको कंप्लीट करूंगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। चैप्टर खत्म होने वाला है यार, थोड़ा सा टॉपिक और है, समझ में आया या नहीं आया वो जरूर बताना। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, बिना सब्सक्राइब देख तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।